Hey guys, welcome back. I hope you all are doing good. Moving on to the next topic, जिसपे आज हम स्पेसिफिकली फोकस करने वाले हैं, वो है व्हाट शुड बी आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द Q2 रिजल्ट्स। हम लोग करंटली अक्टूबर मंथ में, अब Q2 के रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ कंपनीज ने तो अपने बिजनेस अपडेट्स को ऑलरेडी शेयर किया है, जिसमें वो बताती है कि हमारा वॉल्यूम ग्रोथ कितना है, रेवेन्यू ग्रोथ कितना है, बेसिक पैरामीटर्स को इन्फॉर्मेशन शेयर करती है। तो बिफोर गोइंग इनटू द एग्जैक्ट फुल फ्लेजेड रिजल्ट सीजन, व्हाट शुड बी आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस रिजल्ट सीजन, गिवन जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं इस क्वार्टर में। ट्रम्प भाई साहब ने टैरिफ को अनाउंस किया था, तो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट बिजनेसेस पे क्या इंपैक्ट होगा। देन कॉन्ट्ररी जो एक बेनिफिटिंग फैक्टर हुआ है कि जीएसटी रेट कट्स हुए हैं, तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन की वजह से क्या इम्पैक्ट होने वाला है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, नॉट जस्ट द नंबर्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा कि मैनेजमेंट कमेंट्री क्या है, बिकॉज फेस्टिवल पीरियड तो आपका अक्टूबर एंड तक खत्म हो जाएगा। तो क्या ये डिमांड सस्टेनेबल है गोइंग फॉरवर्ड इन द Q3 एज वेल, ये समझना बहुत जरूरी है। अगेन एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर, जब कैलेंडर ईयर 26 में जनवरी में 8 पे कमीशन इंप्लीमेंट होने वाला है, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन गिवन दैट डेवलपमेंट हैपनिंग। तो ये मैनेजमेंट कमेंट्री इस रिजल्ट सीजन के बाद क्या आती है, वो समझना स्पेसिफिकली एटलीस्ट जो कंजम्पशन रिलेटेड बिजनेसेस है उनके लिए समझना बहुत जरूरी है। टिपिकली Q2 में क्या होता है, गिवन द रेनी सीजन एग्जीक्यूशन, या फिर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड या फिर ईपीसी रिलेटेड कोई कंपनीज को ट्रैक कर रहे हो, कोई भी सेक्टर हो, उसमें देखेंगे कि एग्जीक्यूशन स्लो डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ द रेनी सीजन। जो काम है वो हो नहीं पाता है टाइमली, तो वहां पे आपको दिखेगा कि नंबर्स में स्लो डाउन दिखेगा। तो ये कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे इस क्वार्टर में स्लो डाउन होता है, बट गिवन इस साल का जो फेस्टिवल पीरियड थोड़ा आगे आया है, तो कंजम्पशन रिलेटेड बिजनेस को डेफिनेटली उसमें से पुश मिला है। तो हम वही सेक्टर्स को, डिफरेंट सेक्टर्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड डेफिनेटली विल स्टार्ट विद द मोस्ट हैपनिंग सेक्टर एट द मोमेंट, दैट इज ऑटो सेक्टर। तो अब ऑटो सेक्टर के रिलेटेड अगर आप प्रीवियसली ऑलमोस्ट 4-5 क्वार्टर की अगर आप ट्रेंड देखेंगे, तो ऑटो सेक्टर का जो ग्रोथ है वो ऑन डिक्लाइन था। लास्ट Q1 ऑफ FY25 में टू व्हीलर का जो वॉल्यूम ग्रोथ था वो 19% का था। वहां से एवरी क्वार्टर, इफ यू लुक एट दिस चार्ट, यू विल नोटिस जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो स्लाइड डाउन हो रहा था। 15%, 12%, देन 8%। प्रीवियस क्वार्टर का वॉल्यूम ग्रोथ टू व्हीलर का था 0.5 to 0.7%। मतलब हार्डली देयर वाज एनी ग्रोथ एटलीस्ट इन द टू व्हीलर सेक्टर। और पैसेंजर व्हीकल की भी स्टोरी कोई बहुत ज्यादा अलग है नहीं। तो ऑटो सेक्टर जो स्पेसिफिकली था ना, वो अच्छा नहीं कर रहा था। अब ये ऑटो सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस भी है और काफी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन करता है। एंड देन उसके रिलेटेड डिपेंडेंट काफी सारे एंसिलरी वगैरह कंपनीज हैं जो अगेन इन आर बिग एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री। तो ये सेक्टर स्लो डाउन में चल रहा था। अब ये क्वार्टर में स्पेसिफिकली क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने जो जीएसटी कट अनाउंस किए हैं, देयर इज ऑलवेज जो डिमांड फेस्टिवल में आने वाला है उसको कैटर करने के लिए जो ऑटो कंपनीज है अपने प्रोडक्शन को रैंप अप करती है, एंटिसिपेटिंग कि वहां पे डिमांड ग्रोथ होगा। बट एडिशनली ये जो जीएसटी रेट कट हुआ है ऑन मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स फ्रॉम 28% to 18%, तो जो व्हीकल के प्राइसेस है, बी इट टू व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल्स, ऑलमोस्ट 8 to 10% का यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। अब जो भी लोग बॉर्डर पे बैठे थे कि भाई लेना है नहीं लेना है, उनको तो एक मतलब पॉजिटिव रीजन मिल गया, राइट, कि अगर डिसीजन को वेट कर रहे थे या फिर डिले कर रहे थे, तो दे विल गो अहेड विद द डिसीजनिंग विद द रेट कट्स हुए हैं। तो इसकी वजह से तो वॉल्यूम स्पर्ट आने वाला है, जिसमें तो कोई डाउट है नहीं। और जो भी नंबर अब तक आए हैं एंड ऑफ द सितंबर मंथ के, इफेक्टिव 22 वो जो रेट कट अनाउंस हुए थे 22 से इफेक्टिव होने वाले थे। कुछ कंपनीज ने तो पहले ही विद द अनाउंसमेंट ही, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जैसे डिक्लेयर हो गया था, तब से ही रेट कट को पास ऑन करना स्टार्ट कर दिया था विदाउट इवन वेटिंग फॉर 22। तो उस वजह से क्या हुआ है, वॉल्यूम ग्रोथ तो पिकअप होना स्टार्ट हुआ है, नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे आयशर मोटर के नंबर काफी टाइम के बाद डेफिनेटली अ वेरी गुड नंबर, जो आयशर मोटर ने ऑलमोस्ट 43% का वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया है, व्हिच वाज नेवर सीन मे बी इन लास्ट 8-10 इयर्स। आई थिंक 2016-17 के आसपास उनका एक ग्रोथ होता था। अब उतने लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद आयशर मोटर के नंबर्स में अच्छी जंप दिखी है, एक्सपोर्ट नंबर भी उनका अच्छा आया है। इसके अलावा टीवीएस का अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली नंबर 22% है, बट सितंबर मंथ में अभी तक उतना बड़ा जंप दिखा नहीं। वो थोड़ा सा नेगेटिव था, 12% का ग्रोथ था, बट ओवरऑल पूरे क्वार्टर का नंबर वॉल्यूम ग्रोथ 22% इज स्टिल वेरी हेल्दी। पैसेंजर व्हीकल देखेंगे तो टाटा मोटर का नंबर आया है, वो भी आई थिंक 40% प्लस का ग्रोथ है। तो ऑलरेडी जो सितंबर मंथ एंड के नंबर है वहां पे एक्सुबरेंस दिख रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ पिकअप हुआ है। अब सी टिपिकली ऑटो कंपनीज क्या करती है, जब भी फेस्टिवल पीरियड आने वाला होता है, उस डिमांड को कैटर करते वक्त वो अपने कुछ डिस्काउंट्स भी डिक्लेयर करती है कि फेस्टिवल पीरियड डिस्काउंट होता है, जहां पे अगेन यू विल गेट सम एडिशनल प्राइस कट ऑन योर व्हाटएवर फोर व्हीलर टू व्हीलर यू आर ट्राइंग टू बाय। बट इस साल क्योंकि ऑलरेडी जीएसटी कट्स हुआ है, तो दिस ऑटो कंपनीज मे नॉट डू प्राइस कट्स फ्रॉम देयर एंड, जो ये ऑलरेडी हिस्टोरिकली करती थी। अगर वो ये नहीं करेंगी, ऑलरेडी वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है, तो इनके अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन अगर इंप्रूव हो रहा है और उसके साथ अगर इनको डिस्काउंट भी नहीं देते हुए भी अगर ऑपरेशनली इनका अगर वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है, तो इनके मार्जिन को पॉजिटिवली सपोर्ट कर सकता है। तो
वील हैव टू लुक एट कि इनका मार्जिन ट्रेजेक्टरी इंप्रूव होता है कि नहीं, ये देखना इस क्वार्टर के जरूरी होगा। अब इसके अलावा जो रिलेटेड एंसिलरी कंपनीज है, अब टिपिकली अगर आप साइकिल को अंडरस्टैंड करेंगे तो अगर एंटिसिपेशन है कि फेस्टिवल पीरियड है जहां पे नॉर्मली जो Q3 में फॉल होता था, तो अगर वॉल्यूम ग्रोथ व्हीकल के लिए, ओईएम के लिए अगर जो वॉल्यूम ग्रोथ है अगर Q3 में पिकअप होता है, तो जो ऑटो कंपोनेंट्स है, अगर ब्रेक्स है, केबल्स है, वायर्स है, लाइट्स है, जो भी कुछ ऑटो कंपोनेंट्स उसमें लगते हैं, उसकी डिमांड एक क्वार्टर पहले ही स्पाइक होती है, राइट। तो Q2 में जो ऑटो एंसिलरीज का जो नंबर है वो स्पाइक होना ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग की कितना डिमांड है, आप ऑलरेडी अपना जो ऑटो ओईएम से अपना इन्वेंटरी बिल्डअप करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऑटो एंसिलरीज के नंबर Q2 में पिकअप होते हैं, तो वो भी देखना इस क्वार्टर के नंबर्स में देखना जरूरी होगा कि ऑटो एंसिलरी कंपनीज के नंबर्स की ग्रोथ क्या रहती है। अगर वो हमें तो ओईएम्स की भी कमेंट्री सुननी है और ये एंसिलरी कंपनीज की कमेंट्री सुनना भी जरूरी है, इसलिए कि अगर ऑटो ग्रोथ इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर इवन इन द Q3 एंड द Q4, तो ऑटो एंसिलरीज के नंबर्स में अभी वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, राइट, बिकॉज वो 1 लाख अहेड दिखते हैं जो इनके रिजल्ट्स में वो इफेक्ट आता है। तो ये देखना समझना जरूरी होगा। डेफिनेटली दिस इज द बेस्ट सेक्टर करंटली प्लेस्ड गिवन दिस सिनेरियो, और ये डोमेस्टिक कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरी है। एक्सपोर्ट में भी डेफिनेटली जो हीरो है, टीवीएस है, बजाज, ये सारे एक्सपोर्ट भी लार्ज क्वांटिटीज में करते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट जो फोकस है डोमेस्टिक रिलेटेड, जो जीएसटी कट हुआ है उसकी वजह से इनके बिजनेस को सपोर्ट मिल रहा है। तो ये डेफिनेटली पूरा जो सेक्टर है, गिवन पूरा ऑटो ओईएम्स या फिर एंसिलरीज, इनके नंबर्स में देयर इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव सरप्राइज। कुछ नंबर्स ऑलरेडी आए हैं, दे आर लुकिंग वेरी गुड। तो ये फर्स्ट है जहां पे पॉजिटिव इंपैक्ट के नंबर अच्छा एंटिसिपेट किया जा सकता है, बिकॉज फेस्टिवल थोड़ा इस बार का जल्दी है। अब सेकंड जो सेक्टर है वो गोल्ड रिलेटेड ज्वेलरी कंपनी, जो रिटेलर्स है या फिर मैन्युफैक्चरर्स है, वहां पे क्या इम्पैक्ट है। अब सी इस साल में क्या हुआ है, गोल्ड के प्राइसेस हैव रिजन बाय ऑलमोस्ट 40-45%, सिल्वर के प्राइसेस तो हैव गॉन ऑलमोस्ट बाय 60% अप दिस ईयर। तो ये मैसिव जो प्राइस राइज हुआ है, इसकी वजह से अब होता क्या है, अब टिपिकली कोई भी अगर आप ओकेजन के लिए प्लान कर रहे हो, यू हैव सर्टेन बजट इन माइंड कि मेरे को अगर शादी है तो मे बी 10 लाख 20 लाख की ज्वेलरी खरीदनी है, या फिर अगर कोई फेस्टिवल है उसके लिए होम कंजम्पशन के लिए अगर आप सोच रहे हो, तो यह स्पेसिफिक माइंड, एक बजट इन माइंड कि हमें इतना इतना खर्चा करना है। अब जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो व्हाट हैपेंस इज आप डेफिनेटली स्पेंड तो करेंगे आपका जो भी बजट है उतना, बट वॉल्यूम जो ग्रोथ होगा, अगर कंजम्पशन सपोज पहले आप सोच रहे थे कि हम मे बी 100 ग्राम से करेंगे, 50 ग्राम से करेंगे, तो बिकॉज प्राइस बढ़ा है तो आपका वॉल्यूम जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके वॉल्यूम्स में क्या इम्पैक्ट आता है वो देखना जरूरी होगा। अब इस पॉइंट को एक्चुअली काउंटर करने वाला जो एक और पॉइंट इस क्वार्टर में हुआ है वो ये हुआ है कि जो 9 कैरेट 10 कैरेट जो लोअर कैरेट वाली जो ज्वेलरी है उसका हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो गया है। तो अगर कंज्यूमर्स अगर स्विच कर लेता है फ्रॉम से अर्लियर, जो अगर 18 कैरेट या फिर 22 कैरेट का कंजम्पशन कर रहा था, अभी अगर वो 9 10 14 कैरेट पे अगर शिफ्ट हो जाता है, तो वो अगेन वॉल्यूम ग्रोथ विल स्टिल स्टे व्हाट इट यूज्ड टू बी इन द पास्ट। तो ये ट्रेंड देखना बहुत जरूरी होगा और ये इम्पैक्ट करेगा लाइक्स ऑफ मैन्युफैक्चरर जो स्काई गोल्ड हम ट्रैक करते हैं। अगर स्काई गोल्ड का अगर वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आता है या फिर जो हिस्टोरिकली वो करता है उसका अगर पेस अगर कम हो जाता है, और ये जो स्विच होने वाला है उसका इम्पैक्ट अभी नहीं दिखता है, मे बी वी हैव टू स्टिल वॉच फॉर वन मोर क्वार्टर, जब Q3 में दिखेगा। तो ये वॉल्यूम ग्रोथ अगर नहीं आता है या उसमें क्या ट्रेंड है वो देखना समझना बहुत जरूरी है। 9 कैरेट को देयर इज ऑब्वियसली कंफर्ट बाइंग, क्योंकि उसमें गोल्ड का परसेंटेज, आई वाज गोइंग थ्रू द डिटेल्स कि एग्जैक्टली डिफरेंस कितना है। इफ यू लुक एट 22 कैरेट में जहां पे ऑलमोस्ट 92% गोल्ड होता है, 9 कैरेट में ऑलमोस्ट 37% गोल्ड है। तो इफ यू आर लुकिंग टू रियली बाय हाई प्योरिटी गोल्ड, so you might reduce your volume consumption, but if you're not bothered, you just want to have some maybe a lightweight jewelry and you're not bothered much about उसमें gold percentage कितना है, you are more looking in terms of affordability, तो फिर वो 9 कैरेट भी पिकअप होगा। तो ये वॉल्यूम ग्रोथ कैसा होता है वो देखना बहुत जरूरी होगा। रिटेलर्स के लिए एज सच कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज उनके लिए जो उनका गोल्ड प्राइसेस बढ़ते भी है तो वो करंटली उनका जो बिजनेस मॉडल है दे आर मोर और लेस हेज। तो अगर गोल्ड प्राइसेस बढ़ते भी है या फिर घटते हैं, उनको एज सच बहुत कोई बड़ा उसमें से बेनिफिट या फिर लॉस तो होता नहीं है। कंजम्पशन में वॉल्यूम साइड अगर इम्पैक्ट आता है तो देखना पड़ेगा कि रिटेलर्स पे कितना बड़ा उसमें इम्पैक्ट आ सकता है। बट ऑलरेडी आई थिंक पीएनजी ने अपने नंबर्स को शेयर किया है फॉर दी पीरियड ऑफ नवरात्रि एंड जो दशहरा सीजन है, उस पीरियड के लिए जो कंजम्पशन है उनका उन्होंने जो बोला है 65% की ग्रोथ है। तो जो इनिशियल इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, अगेन कंजम्पशन स्टोरी जो गोल्ड रिलेटेड कंपनीज है, रिटेलर ये है। अब डेफिनेटली उसमें इसका भी हाथ है कि इन्होंने स्टोर एक्सपेंशन किया है पिछले साल के एंड में, मतलब FY25 के एंड में जो इनका स्टोर काउंट था 53 है, जो अभी 64 पे पहुंचा है। तो ऑलमोस्ट इन्होंने 10-11 स्टोर्स तो ये 6 महीने में ऐड कर लिया है। जब स्टोर एक्सपेंशन आपका होगा तो उससे भी जो आपका वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें हेल्प मिलता ही है, बट 65% इज स्टिल अ वेरी वेरी गुड नंबर।
तो ये हमें देखना पड़ेगा ये कंजम्पशन पैटर्न क्या कितना इफेक्ट होता है। एंड आई एम मोर कीनली लुकिंग एट व्हाट इज हैपनिंग विद द B2B प्लेयर्स लाइक स्काई गोल्ड, उनके वॉल्यूम्स में क्या इम्पैक्ट आता है। एंड अगेन कमेंट्री इज गोइंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट कि ये ट्रेंड कैसे आगे चलते हुए एस्टेब्लिश होते हुए दिख रहे हैं। तो ये हो गया सेकंड सेक्टर। अब थर्ड जो है वो बैंकिंग है। अब सी, जब रेट कट स्टार्ट किया था आरबीआई ने, फरवरी में फर्स्ट रेट कट हुआ था एंड टिल नाउ वी हैव सीन कि 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ है। अब जब रेट कट्स होते हैं तो बैंक्स के लिए दो साइड से, राइट, वो जो रेट पे कस्टमर को पैसा लेंड कर रहे हैं और जो रेट पे इनको पैसा मिल रहा है, तो अगर जब रेट कट होता है तो टिपिकली जो कॉस्ट इनको बेयर करना पड़ता है, जो रेट पे इनको पैसा मिलता है, वो बेनिफिट आने में थोड़ा टाइम लगता है। ये जो रेट कट है वो पास ऑन करना स्टार्ट कर देते हैं, बट बेनिफिट आने में क्योंकि 6 महीने 8 महीने लग जाते हैं, तो इनका जो निम्स है वो टिपिकली कॉम्प्रेस हो जाता है इन द रेट कट साइकिल। तो आप देखेंगे कि इस क्वार्टर के जब नंबर्स आएंगे, मोस्ट ऑफ द बैंक्स और एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स विल शो कि कुछ ना कुछ निम्स में प्रेशर होगा। तो जो भी बैंक्स को आप ट्रैक कर रहे हो, एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर बैंक, इट आल्सो फॉर एनबीएफसी, जो भी बैंक्स एनबीएफसी को ट्रैक कर रहे हो, लुक एट व्हाट इज हैपनिंग विद द निम्स। अब ये डेफिनेटली इज नॉट अ बिग नेगेटिव, क्योंकि ये अक्रॉस इंडस्ट्री सबके लिए होने वाला है, इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना दैट हैपेंस, बट ये निम की ट्रैजेक्टरी क्या है ये देखना बहुत जरूरी होगा। अब कुछ बैंक जैसे करूर वैश्य बैंक या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो टिपिकली हायर ग्रोथ दिखाते हैं, दैट्स व्हाई आई ट्रैक देम, इनकी अगर आप निम की ट्रैजेक्टरी देखेंगे तो इन्होंने कॉन्स्टेंटली, स्पेसिफिकली केवीबी ने अपनी निम को अराउंड 4% मेंटेन किया हुआ है। लास्ट क्वार्टर में आई थिंक 3.8 3.9 के आसपास थे, और इनका कहना है कि हम वी डोंट सी एनी प्रेशर इन आवर निम्स, गिवन जो भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ये मेंटेन कर रहे हैं, ये जो चार्ज कर रहे हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल कि हम लोग 4% के आसपास निम्स को मेंटेन करेंगे। एंड सेम इज द केस विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ये देखना समझना जरूरी होगा कि निम की ट्रैजेक्टरी क्या होती है। इसके अलावा अगर आप जो भी बैंक ऑफ ट्रैक कर रहे हो, इफ इट इज अ रीजनल बैंक, अब इस क्वार्टर में क्या हुआ है, मतलब जो भी नॉर्मल रेंज होते हैं उससे ज्यादा कुछ रीजन्स में रेंज हुआ है। अगर आप महाराष्ट्र देखेंगे, पंजाब देखेंगे, एंड अक्रॉस इंडिया एज वेल, जो ओवरऑल रेंज है उसके एडिशनली 8 to 10% का एक्सेस रेंज हुआ है। तो ऑब्वियसली गुड रेंज हेल्प्स एग्रीकल्चर सेक्टर और उसके अलाइड जो सेक्टर्स होते हैं उसमें बेनिफिट मिलता है, बट अगर एक्सेस होता है, मोर देन इसेंशियल होता है ना, तो कुछ उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है। जैसे फार्मर की एक तो जो भी क्रॉप है अगर वो खराब हो जाती है तो करंट इनकम भी हैम्पर होता है, और उसकी इनकम जनरेशन की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो भी एक आध क्वार्टर के लिए इंपैक्ट हो सकती है। तो ऑलमोस्ट एक 6-8 मंथ्स का इनकम पे इंपैक्ट आ सकता है फार्मर के। और ये महाराष्ट्र का जो इस साल का रेंज है वो तो डेफिनेटली इज नॉट दैट ग्रेट न्यूज जो भी हुआ है। 2-3 बार ऑलमोस्ट एक्सेसिव रेंज ऑब्जर्व हुआ है, तो उसकी वजह से जो क्रॉप है वो काफी ज्यादा कुछ रीजन में खराब हुई है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए अगर, एंड एनी बैंक दैट यू आर ट्रैकिंग, अगर वो रीजनल फोकस्ड है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का तो ऑलमोस्ट 50% जो ब्रांच नेटवर्क है महाराष्ट्र में है, और इनका एग्रीकल्चर जो पार्ट है लोन बुक का वो ऑलमोस्ट 13-15% का है। और ये हिस्टोरिकली भी इनके लिए यहाँ से एनपीएस थोड़े रिलेटिवली कंपेयर टू अदर सेगमेंट जनरेट हुए हैं। तो मैं एक्चुअली देखने वाला हूँ जो भी बैंक रीजनली ऑपरेट करते हैं उनके अगर एसेट क्वालिटी में कोई दिक्कत आती है, ग्रोथ तो देखना है ही, उनका लोन बुक क्या पेज से ग्रो करता है, बट एसेट क्वालिटी के साइड पे क्या चैलेंजेस इमर्ज होते हैं स्पेसिफिकली बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, व्हाट आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व। एंड सिमिलरली यू हैव टू ऑब्जर्व, अगर आप कोई और बैंक को ट्रैक कर रहे हो, करूर वैसा बैंक का भी 25% बुक जो है वो एग्री है, बट उसका जो लोन बुक है दैट इज बैक बाय कोलैटरल लाइक अ ज्वेलरी और गोल्ड। तो वहां पे हिस्टोरिकली उनको अपने एग्रीकल्चर बुक में एज सच कोई प्रेशर नहीं दिखा है, बट इस क्वार्टर में देखना पड़ेगा क्या वो सिचुएशन अलग है। तो ये हमें पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर एनबीएफसी को बात करें, तो अभी क्योंकि गोल्ड फोकस अगर बैंक से या फिर एनबीएफसी से गोल्ड प्राइसेस जब इतने ज्यादा बढ़ते हैं, तो गोल्ड एज अ कोलैटरल बैंक जो लोन्स होते हैं उनकी डिमांड बढ़ती है, बिकॉज यू आर गेटिंग मोर वैल्यू फॉर व्हाटएवर गोल्ड यू हैड इन योर हाउस, राइट। तो गोल्ड बेस्ड जो एनबीएफसी है, बीट केपरी ग्लोबल है जिसका ऑलमोस्ट 35-40% लोन बुक गोल्ड में है, या फिर एचडीएफसी है जो गोल्ड लोन देता है, मनप्पुरम या मुथूट है, इनके नंबर्स आर गोइंग टू बी, यू कैन एक्सपेक्ट देम टू बी रियली गुड। एंड वहां पे एसेट क्वालिटी वाइज भी एज सच चैलेंजेस होता नहीं है, बिकॉज आप जो लोन टू वैल्यू रेशियो है, आरबीआई का मैंडेट है 75% मेंटेन करना, और ये जो अच्छी सारी एनबीएफसी है उसको बिलो वो एलटीवी पे मेंटेन भी करते हैं। और टिपिकली गोल्ड का वैल्यू जब अप्रिशिएट होता है तो यू आर लेस लाइकली टू एनकाउंटर एनी एनपीएस। तो ये सारा सिचुएशन है। गोल्ड बैंक जहाँ पे बड़ा पोर्टफोलियो है बैंक एनबीएफसी का, देयर दे कैन रियली परफॉर्म वेल, वहां पे इनको एक तो एसेट क्वालिटी भी बेटर रहेगी और ग्रोथ भी जो एयूएम में है वो अच्छी दिखेगी, तो वहां पे अपना फोकस रखना जरूरी है। इसके अलावा अगर आगे बढ़े तो अगेन जो एज आई टॉक्ड अबाउट अर्लियर एज वेल, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो रिन्यूएबल ईआईएल जो हम लोग बात करते हैं, ईपीसी प्लेयर्स है, ट्रांसरेल है, यहाँ पे आपको स्लो डाउन दिख सकता है, बिकॉज अगेन जो कुछ जगह पे मोर देन नॉर्मल मानसून हुआ है, वहां पे अगर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन आपका हैम्पर होता है, टाइमली एग्जीक्यूशन नहीं होता है, और अगर आपका रेवेन्यू रिकग्निशन उस मॉडल का है कि जितना परसेंट आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे
उतना ही रेवेन्यू अगर आप ट्रैक कर सकते हो या फिर उस क्वार्टर में ये कर सकते हो, अप्रूव कर सकते हो, तो आपको उस उतना अगर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आपका रेवेन्यू भी रिकग्निशन स्मॉलर होगा। अब ईआईएल ने गाइडेंस दिया 35 to 40% करने का, और स्टार्ट जो इनका हुआ है Q1 का जो अराउंड 17-18% का रेवेन्यू ग्रोथ था, और इन्होंने अपना गाइडेंस घटाया नहीं है। तो अगर Q2 भी थोड़ा अगर अंडर परफॉर्मेंस होता है तो इनको वो Q3 और Q4 में पिकअप करना पड़ेगा। तो अगेन मैनेजमेंट कमेंट्री इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस क्वार्टर में स्लो डाउन है, Q1 भी स्लोअर था, तो क्या वो जो टारगेट है उसको रिमाइंडर ऑफ द H2 में फाइनेंशियल ईयर के क्या उसको हासिल कर सकते हैं या फिर देयर इज अ डाउनवर्ड रिवीजन, ये देखना जरूरी होगा। तो अगेन व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज लिसनिंग टू द कमेंट्री। अब जो ट्रांसरेल है उसके लिए काफी कुछ पॉजिटिव जाता हुआ दिख रहा है, बिकॉज जो पावर ग्रिड है जहां से काफी ज्यादा इनको ऑर्डर्स मिलते हैं, उन्होंने काफी कुछ ऑर्डर्स जीते हैं, तो देयर इज एंटिसिपेशन जो भी ट्रांसरेल ने ऑर्डर जीते हैं उसका पेस क्या रहता है वो देखना जरूरी है। एंड अगेन एग्जीक्यूशन वाइज इनके नंबर्स अगर यहाँ पे स्लो डाउन दिखता है तो क्या मैनेजमेंट कंटिन्यूज विद इट्स 25% गाइडेंस एंड मार्जिन रेंज ऑफ 22 to 24%, यहाँ पे क्या पिक्चर आगे चलते हुए होने वाला है वो देखना जरूरी होगा। अब अगर थोड़ा आगे बढ़े तो वैल्यू रिटेलर्स, अगेन कुछ नंबर्स ऑलरेडी आए हैं, स्टाइल बाजार का आया है, वी टू रिटेल का आया है। अब अगर आप इनका ज्योग्राफी वाइज प्रेजेंस देखेंगे तो वी टू रिटेल हो या फिर स्टाइल बाजार हो, मेजरली प्रेजेंस इनका ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न साइड पे है। वी टू अगेन ओडिशा, यूपी, बिहार, ये साइड पे इनका ज्यादा डोमिनेंस है। और यहाँ पे जो नवरात्रि का फेस्टिवल है, दशहरा है, वो काफी लार्ज स्केल पे सेलिब्रेट होता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ दिवाली, राइट? मतलब सेकंड सेकंड टू द दिवाली इफ यू कैन से। तो यहाँ पे जो स्पेंड होता है वो काफी बढ़ जाता है, एंड वो डेफिनेटली जो रिटेलर्स है उनको उसका बेनिफिट मिलता है। अब ये टिपिकली Q3 में रिफ्लेक्ट होता था, बिकॉज नाउ इट इज प्रीपोन्ड, थोड़ा जल्दी आया इस बार फेस्टिविटीज। तो मेजोरिटी ऑफ जो बाइंग होती है वेट क्लोज वो Q2 में रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर आप Q2 के नंबर देखेंगे, एंड एंटिसिपेशन वाज वेरी सिमिलर, तो V2 ने तो 86% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है। स्टाइल बाजार का जो भी नंबर है वो भी 71% का है। तो नंबर्स आर रियली गुड। अब ग्रोथ तो आई है, बट जो पेस पे स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हैं उससे होता क्या है कि आपके रेंटल्स बढ़ते हैं, आपका प्रॉफिटेबिलिटी पे उसका हिट भी आता है, गिवन अगर आपका डेट भी अंडर कंट्रोल नहीं है। तो ये भी देखना जरूरी होगा कि ये ग्रोथ प्रॉफिटेबल है कि नहीं। स्टाइल बाजार का हमेशा से वो प्लस माइनस होता ही रहता है। तो ग्रोथ तो आ रही है, बट वो ग्रोथ प्रॉफिटेबल है कि नहीं ये देखना जरूरी होगा, क्योंकि दोनों कंपनीज V2 एंड स्टाइल बाजार आर एक्सपांडिंग एट अ रियली एग्रेसिव पेस। तो ये नंबर्स एंटिसिपेटेड है अच्छा आना, वो प्रॉफिटेबिलिटी वाइज तो कब कितना अच्छा है वो हमको P&L में दिखेगा, बट डिमांड डेफिनेटली इज वेरी गुड। अगेन सी, गोल्ड की हमने बात कर ली, हमने रिटेलर्स की बात कर ली, हमने ऑटोस की बात कर ली, तो ऑल दीज आर फॉलिंग अंडर कंजम्पशन बकेट। तो कंजम्पशन एज अ थीम तो डेफिनेटली इज एक्सपेक्टेड टू डू वेल, और ये सारे कंपनीज के लिए भी एंटिसिपेशन इज दे विल डिलीवर गुड नंबर। अब थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ बिजनेसेस है दैट वी हैव ट्रैक्ड इन द पास्ट, लाइक से वीजा रिलेटेड बिजनेस, और फॉर दैट मैटर जो ट्राइजैक है जो स्टूडेंट वीजा वगैरह का या फिर जो इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए हेल्प करता है फॉर स्टूडेंट्स विशिंग टू गो आउटसाइड फॉर हायर स्टडीज। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो डेवलपमेंट्स हुए वो इतने अच्छे रहे नहीं है। मतलब आई टेक यू थ्रू मल्टीपल एग्जांपल्स इफ यू लुक एट व्हाट इज स्पेसिफिकली इंपैक्टिंग बिजनेसेस लाइक ट्राइजैक। तो सी, अभी यूएस ने H1B पे क्रैकडाउन किया है। डेफिनेटली उन्होंने बोला है कि इट इज नॉट इंपैक्टिंग द एग्जिस्टिंग पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग, बट जो न्यूअर इनफ्लो है वहां पे कुछ ना कुछ ये रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। तो नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, अब जो स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं यूएस में स्पेसिफिकली, वो तो F1 पे जा रहे हैं, बट वंस दे कंप्लीट द स्टडीज, जो भी एम्प्लॉयर्स इनको हायर कर रहे हैं वो तो शायद H1B को लेवरेज कर रहे हैं। तो अगर आपको H1B अगर नहीं मिलने वाला है या फिर वहां पे अगर कंडीशंस हार्डन किए जा रहे हैं, तो आप स्टडी भी करने क्यों जाएंगे, राइट? यू विल फाइंड एन अपॉर्चुनिटी एल्सवेयर। तो इसका इम्पैक्ट नेगेटिवली होने वाला है। बट करंटली ट्राइजैक का कोई बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है या फिर बड़ा कोई डेस्टिनेशन मार्केट यूएस नहीं है, बट सेंटिमेंट खराब होता है। अब ये देखना जरूरी होगा कि इसके ट्राइजैक के बिजनेस पे एग्जैक्टली इम्पैक्ट कैसे होने वाला है, बट ये जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो सर्टेनली नेगेटिव है। एंड यूएस इज नॉट, ये सब यूएस के लिए आइसोलेशन में नहीं हो रहा है। आई टेक ए डिफरेंट एग्जांपल, look at these news items, कनाडा ने कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, एंड दिस इज नॉट टिपिकली फॉर इंडिया बट एशियन रीजन के लिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ से जो इन्फ्लो होता है इन कंट्रीज में फॉर स्टडीज या फिर फॉर से जॉब अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाने की रिलेटेड इनकी सब जो तैयारी है, ये सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। इवन डेनमार्क है उस रेस में जहाँ पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट नेगेटिवली हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया है जहाँ पे कुछ ना कुछ अगेन नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। एंड ऑस्ट्रेलिया की जो रिलेटेड है, these are specifically targeting इंडियन रीजन, कुछ स्टेट्स का इन्होंने जिक्र किया है। ये पिछले 6 महीने में हुआ सब डेवलपमेंट्स है। अब की ट्राइजैक का जो बिजनेस है वो टिपिकली कैसे वर्क करता है, स्टूडेंट्स का जो एडमिशन होता है यूनिवर्सिटीज में वो होता है अराउंड सितंबर अक्टूबर ये पीरियड में, और जो एप्लीकेशंस होते हैं वो होते हैं मार्च अप्रैल में। तो जो Q1 के नंबर्स थे, यू विल सी कि इनका एप्लीकेशन ग्रोथ वाज वेरी हेल्दी, आई थिंक 60-65% का एप्लीकेशन ग्रोथ था। बट इनको रेवेन्यू रिकग्निशन कब होता है, जब वो एनरोल होता है किसी यूनिवर्सिटी में।
तो इस क्वार्टर में जो एप्लीकेशन प्रीवियसली हुए हैं इसके अगेन जो जो स्टूडेंट का एनरोलमेंट होगा इनको रिकग्निशन मिलेगा, रेवेन्यू रिकग्निशन होगा। बट अभी क्या वॉल्यूम ग्रोथ आता है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, उसका इम्पैक्ट होने वाला है फ्यूचर रेवेन्यू पोटेंशियल पे। तो अभी अगर ऐसा दिखता है कि रेवेन्यू जो एप्लीकेशन है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन हैपनिंग टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस से यूके और यूएस और से कनाडा, अगर यहाँ पे एप्लीकेशन अगर कम होते हैं तो इट इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द क्राइजैक्स फ्यूचर रेवेन्यू पोटेंशियल। तो ये देखना जरूरी होगा कि क्राइजैक का फ्यूचर आउटलुक क्या है फॉर द रिमाइंडर ऑफ द ईयर, गिवन जो भी डेवलपमेंट से पिछले 3 से 6 महीने में हुए हैं। So that's how you should be looking at what is happening with the these businesses. Again, visa related जो क्रैकडाउन डिफरेंट रीजन्स में हो रहा है, इसका इम्पैक्ट बीएलएस के नंबर्स में अभी नहीं दिखा है, बट सेंटिमेंट खराब हुआ है। तो बीएलएस का स्टॉक देखेंगे कॉन्स्टेंटली अंडर परफॉर्म किया जा रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दिस नेगेटिव न्यूज फ्लो। अब इनके नंबर्स और कमेंट्री में क्या वो चीजें रिफ्लेक्ट होती है देखना जरूरी होगा। अब सी देयर इज अ काउंटर आर्ग्यूमेंट डेफिनेटली फॉर क्राइजैक। अगर सी यूएस में क्रैकडाउन हो रहा है, कनाडा में देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन दैट इज गोइंग टू गेट इम्प्लीमेंटेड, तो स्टूडेंट्स अगर किसी को पढ़ने जाना ही है, अगर उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब्रॉड कोई हायर स्टडीज के लिए जाना है, तो देयर आर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जहां पे वो ट्रैवल कर सकता है। जैसे चाइना इज ओपनिंग अप, जैसे जर्मनी इज ओपनिंग अप, तो ये वॉल्यूम शिफ्ट हो सकता है इनटू अदर ज्योग्राफीज। बट क्या क्राइजैक उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर सकता है कि नहीं, वो देखना जरूरी होगा। उसके लिए क्राइजैक का उन रीजन्स में जो यूनिवर्सिटीज है उनके साथ टाई अप होना जरूरी है। नहीं है तो क्राइजैक का उन रीजन्स में यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप करने के रिलेटेड प्लान क्या है वो देखना जरूरी होगा। बिकॉज स्टूडेंट अगर सपोज 100 स्टूडेंट्स पहले जा रहे थे तो मे बी 5 और 10 विल कम डाउन, बट 95% जो जा रहे हैं दे विल शिफ्ट देयर प्रायोरिटीज। पहले यूएस जा रहे थे, अभी यूके जाएंगे, यूरोप के अदर रीजन में जाएंगे, चाइना जाएंगे, रशिया जाएंगे। तो जहां पे भी जा रहे हैं वो वॉल्यूम को कैप्चर अगर क्राइजैक कर पाता है, दैट इज स्टिल अ गुड पॉइंट। वो देखना पड़ेगा इनके कमेंट्री में। तो ये सारा डेवलपमेंट है जो सेक्टर इम्पैक्ट हो सकते हैं, विल हैव टू लुक आउट फॉर दैट। तो चलो यहीं तक रखते हैं। आई स्टार्टिंग विद टुडे, आई आल्सो स्टार्ट कवरिंग की जो Q2 के बिजनेस रिजल्ट्स आए हैं, एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आई विल एड्रेस दोस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।